हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज से आपका क्लास 12th बायोलॉजी को शुरू कर रहे हैं और बायोलॉजी का ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग अपने इस सीरीज में जो भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी पर अपलोड होगी वो सबके सब जो होगा वो टॉपिक वाइज रहेगा, कोई भी वन शॉट वीडियोस नहीं रहेगा, ये आपसे पहले ही बता दे रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली चीज़ों को समझकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बुक प्लस एकेडमी पर आ सकते हैं। यहाँ पे हर एक टॉपिक मिल जाएगा, एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ना है। एनसीईआरटी हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो या आपका जेई का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। क्या नाम है चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। हम लोग को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। तो फूल देने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। जो भी पौधे क्या करते हैं कि फूल को देते हैं, फूल प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलेंगे। अगर आप क्लास 11th पढ़े होंगे और क्लास 11th में प्लांट किंगडम एक चैप्टर था, ठीक है, शायद आपको याद होगा। तो उस प्लांट किंगडम में एक टॉपिक था जिसका नाम था एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है ना। क्या नाम था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। शायद नामों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच का जो रिलेशन है ना, वो तुमको क्या करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर जो बातें करेंगे और जो भी बात करेंगे वो सब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। ऐसा क्या विशेष बात है कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहने का मतलब होता है कि जो भी प्लांट जो है ना वो फ्लावर का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, फ्लावर का प्रोडक्शन करता है। तो उन सभी प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग क्या, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे में ले लेते हैं हम लोग कि चाइना रोज हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ब्रिंजल हो गया, ठीक, मैंगो हो गया। तो जो भी प्लांट्स है, हम लोग आसपास में जो भी प्लांट्स को देख रहे हैं जिसमें फ्लावर आ रहा है, उन सभी प्लांट्स को क्या बोलना है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलना है। और इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, हम लोग फ्लावर्स की बात करेंगे। यानी इस चैप्टर में आपका जो भी पढ़ाई स्टार्ट होगा ना, ठीक है ना, वो कहां से स्टार्ट होना है, फ्लावर से, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्लावर को बोला गया है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या बोला गया तुम्हारा फ्लावर्स को, फ्लावर को बोला जाता है कि फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब देखो फ्लावर को बोला क्या जा रहा है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फैसिनेटिंग कहने का मतलब होता है कि फ्लावर एक ऐसा चीज होता है ना जो केवल एक काम को नहीं करता है। कभी हम लोग देखते हैं कि फ्लावर का यूज करते हैं गुलाबों को देने में, रोज डे, प्रपोज डे में, ठीक है ना। अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, गुलाबों का यूज करते हैं, फूल का यूज करते हैं, फ्लावर्स का यूज करते हैं। तो इमोशन बहुत तरह का होता है। कभी हम बहुत ज्यादा किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं, ठीक है, रेड फ्लावर का। कोई अगर मर जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट फ्लावर का यूज करते हैं, ठीक है। पूजा करने जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं। तो फ्लावर क्या क्या है, तो डिफरेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, डिफरेंट यूजेस है। और इसी डिफरेंट यूजेस के कारण इसको बोलते हैं फैसिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फैसिनेटिंग बोलेंगे। और ये फैसिनेटिंग ऑर्गन किसका है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का है। क्योंकि बताओ फ्लावर कहां पे आएगा तुम्हारा, प्लांट्स में आएगा। प्लांट्स के जो एपिकल पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट होता है, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। या ऐसे अगर देख सकते हैं तो फ्लावर को बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।
यानी फ्लावर क्या होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी प्लांट होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रूट का पार्ट होता है और एक स्टेम का पार्ट होता है, ठीक है ना। रूट का पार्ट रूट मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है ना, और जो स्टेम का पार्ट होता है वो फ्लावर में, लिप्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मॉडिफाई करना, जिस तरीके से बाइक मॉडिफाई होता है ना, बाइक तो एक नॉर्मल रहता है 2 चक्का वाला या 4 चक्का वाला, लेकिन उसमें अपने तरीके से बहुत सारा क्या करता है, मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चीजों को उसमें ऐड करवाते हैं, तो उसे एक नया लुक मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्या, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है तुम्हारा कि फ्लावर जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ किसका है, तुम्हारा प्लांट्स का है। तो एक ही याद करके रखिएगा क्लास 12th में आप ये कि फ्लावर को क्या बोला गया है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोला गया। सेकंड में मॉडिफिकेशन ऑफ क्या है, ये तुम्हारा स्टेम है, ठीक है। इन बातों को शायद आप बड़ी बात ही रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, बात समझ में आया बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर, चलो जी नेक्स्ट में बात करते हैं अब फ्लावर्स को। सेकंड एनसीईआरटी का बहुत ही सुंदर लाइन है जहां से नीट का क्वेश्चन आता है। अगर आप नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के साथ में, तो ये वीडियोस दोनों के लिए क्या है, अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का मूड चेंज कर सकते हैं, टॉपिक सेम है, नीट वाले के लिए वही पढ़ना है जो बोर्ड वाले के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन अप्रोच अलग कर सकते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन अगर बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो बोर्ड का क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर मन हो कि बोर्ड के साथ में नीट का पेपर कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, तो नीट का पेपर भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को जंप करना है, ठीक है ना। अब देखो फ्लावर में क्या हुआ है तुम्हारा कि अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लावर को बोला गया कि फ्लावर जो है वो एक तो फैसिनेटिंग ऑर्गन है, ये बोल दिए, लेकिन फ्लावर अगर देखा जाए तो देखने से जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल एंड प्लस में एम्ब्रायोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल रेस्पेक्ट से। यानी देखो फ्लावर को क्या बोला गया कि फ्लावर जो है ना, एक तो मॉर्फोलॉजिकल टर्म से, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से या एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोला गया कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल इन एम्ब्रायोलॉजिकल मार्बल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और साथ में क्या बोला गया तुम्हारा यहाँ पे, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला गया बच्चा, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या होता है, अब इस तीन टर्म को, फ्लावर जो इंपॉर्टेंट है क्यों है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल रूप से, दूसरा तुम्हारा क्या, एम्ब्रायोलॉजिकल, और तीसरा क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तीनों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब होता है तुम्हारा कि आउटर स्ट्रक्चर, कैसा तुम्हारा आउटर स्ट्रक्चर। अब बताओ, तुरंत ही हम बता रहे थे कि फ्लावर का यूज क्या करते हैं, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब है कि अगर बाहर से किसी चीज को स्टडी करते हैं, बाहर से किसी चीज को देख के बताते हैं कि वो कैसा है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आउटर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को क्या करता है, मंत्रमुग्ध कर देता है, उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है, किसी को देते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए भी क्या होता है कि ये मॉर्फोलॉजिकल रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट। सेकेंड एम्ब्रायोलॉजिकल देखते हैं। तो एम्ब्रायोलॉजिकल कहने का मतलब क्या होता है कि बता कि कोई भी प्लांट का अगर फॉर्मेशन होना है, किसी भी प्लांट का क्या करना है, फॉर्मेशन होना है, तो प्लांट के फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पढ़े कि पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करता है, आपस में मिलता है, ठीक है ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेगा, मिलेगा, और मिल के किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा तुम्हारा यहाँ पे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन कर देगा, सीड का, और सीड से किसका फॉर्मेशन कर देगा बाबू, यहाँ पे प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख कि अगर हमको नया प्लांट का फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो एम्ब्रायो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एम्ब्रायो से किसका फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब तक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए भी एम्ब्रायोलॉजिकल रूप से क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, अपने इंपॉर्टेंस को बनाए रखता है, ठीक है ना। तो एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग जान गए। सेकेंड क्या जान गए हम लोग यहाँ पे, एम्ब्रायोलॉजिकल फीचर के अकॉर्डिंग जान गए।
और दूसरी बात जानेंगे हम लोग क्या, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ बच्चा कि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बताओ कि पॉलिनेशन का जो भी प्रोसेस है, ठीक है ना, पॉलिनेशन बोले तो क्या तुम्हारा कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो कहां पे ट्रांसफर होता है, तो स्टिग्मा में, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन कहां से ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कहां से होता है, तो कहां पे, एंथर से होता है। अब ये बता कि एंथर और स्टिग्मा कहां पे प्रेजेंट होता है, तो फ्लावर में प्रेजेंट होता है। एंथर और स्टिग्मा कहां पे प्रेजेंट होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। तो पॉलिनेशन जो भी होता है वो कहां से शुरू होता है, फ्लावर से शुरू होता है। तो इसलिए भी क्या होता है कि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जाके कहां पे मिल रहा है तुम्हारा, तो फ्लावर में मिल रहा है। तो फ्लावर क्या करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाता है, इसलिए बोला गया कि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया। बात समझ में आ गया होगा। तो फ्लावर तीन फॉर्म में क्या है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, सेकेंड तुम्हारा एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, और थर्ड जो है सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पर। इन्हें साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर इसको इंपॉर्टेंस मानते हैं और इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। अब बात करेंगे क्या कि फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे बात, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में, कि फ्लावर्स का कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि अगर पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर को बच्चा दो पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर्स के पार्ट को, फ्लावर को नहीं, फ्लावर के पार्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं प्राइमरी पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना, और सेकंड बोल सकते हैं क्या, सेकेंडरी पार्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी पार्ट्स, ठीक है ना। यानी एक प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी ऑर्गन्स हो जाएगा। तो फ्लावर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर में दो पार्ट डिवाइड कर दिए, एक प्राइमरी पार्ट और सेकंड में क्या तुम्हारा सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट की अगर बात करते हैं तो फ्लावर में जो एंड्रोशियम होता है, क्या होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कहने का मतलब होता है तुम्हारा कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ्लावर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। बात करेंगे, अभी इतना जानते हैं। यानी फ्लावर का पार्ट जो है उसको दो पार्ट्स में लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट क्या हो गया, प्राइमरी पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, सेकेंडरी पार्ट हो गया। प्राइमरी पार्ट में हम किसको रख रहे हैं, एंड्रोशियम को रख रहे हैं, ठीक है ना। और एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं यहां पर क्या, जाइनोसियम, ठीक है। और जाइनोसियम को हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आया, ठीक है ना। यानी प्राइमरी पार्ट में एंड्रोशियम प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा जाइनोशियम प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का कौन हो जाएगा, एंड्रोशियम, और फीमेल का कौन हो जाएगा तुम्हारा, जाइनोशियम होगा। और ये प्राइमरी और प्राइमरी कहां पे आएगा, प्राइमरी पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या तुम्हारे यहाँ पे कि सेपल्स देखते हैं, ठीक है ना। सेपल जो ग्रीन कलर का पत्ती की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या, थैलेमस देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, थैलेमस देखते हैं, ठीक है। तो सेपल्स, थैलेमस, और उसके बाद ये जो पेटल्स होता है, क्या होता है, पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, जो फैला होता है, रंग बिरंगा होता है। तो जो पेटल्स है, थैलेमस होगा और सेपल्स जो है, ये किस में रखेंगे, हम इसको सेकेंडरी पार्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे, सेकेंडरी पार्ट्स में। तो सेपल्स, थैलेमस और पेटल्स कहां पे आ जाएगा तुम्हारा, सेकेंडरी पार्ट में आ जाएगा। और प्राइमरी पार्ट में कौन आएगा, एंड्रोशियम और जाइनोशियम आ जाएगा। समझ में आया तुम्हारा, ठीक है। तो इन चीजों को तुम क्या कर लेना, दिमाग में रख लेना, ठीक है, कि प्राइमरी पार्ट कौन है, सेकेंडरी पार्ट कौन है, क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका फंक्शन है, तो इसके बारे में, ठीक है ना। तो फ्लावर का पार्ट्स क्या हो गया तुम्हारा, प्राइमरी पार्ट्स एंड्रोशियम, जाइनोशियम, सेकेंडरी पार्ट सेपल्स, थैलेमस, और तुम्हारा क्या, पेटल्स हो गया, ठीक है। अगर तुमको लिखना है तो थोड़ा सा लिख ले इसको, ठीक है। चलो जी, हो गया, बहुत ही बढ़िया। चल बच्चा, अगला
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स पढ़ना है, ठीक है ना। हेडिंग डाल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 1.2 जो पढ़ना है हम लोग को, उसका नाम क्या है तुम्हारा, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, एंड सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्ड एंड इवेंट्स, ठीक है। यानी यहां पर क्या है कि एनसीईआरटी पहले 1.1 फैसिनेटिंग ऑर्गन पढ़ना था और 1.2 में तुमको क्या पढ़ना है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स पढ़ना है। अब देखो यहां पे आ रहा है क्या तुम्हारा प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना है, ठीक है। क्या जाना है हम लोग ने, फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना है। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं कि जब मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में मिलेगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा कहां पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन में कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में मिलेगा तो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब फर्टिलाइजेशन से जब पहले का जो प्रोसेस होगा ना उसको बोलेंगे हम लोग यहां पर क्या, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। यानी क्या है तुम्हारे यहां पे, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का जो पार्ट होगा ना, जो फेज होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो फेज होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के पहले का जो पार्ट होगा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, ठीक है। अब ये बता कि ये फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग यहां पे, फर्टिलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना। तो ये बता कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहां से होता है, ठीक है। तुमसे कॉमन से क्वेश्चन है, तुमसे पूछ देगा कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है तुम्हारा, कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल रहा है, तो बताइए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, क्वेश्चन तो जायज है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो एंथर से होता है, ठीक है ना, और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है तुम्हारा, ओवरी से होता है, ठीक है ना। तो बता कि एंथर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा यहां पे, मेल गैमेट, और इस मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और फीमेल गैमेट्स को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे तुम्हारा, तो ओव्यूल्स बोलते हैं। और ओव्यूल का जो फॉर्मेशन है वो कहां से हो रहा है तुम्हारा, ओवरी से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देख तुम्हारा कि अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन की बात करते हैं, ओव्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, गैमेटोजेनेसिस बोला जाएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग को पढ़ना है कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। यानी बोले तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में जो पढ़ना है ना वो कहां पे पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है। इतना दिमाग में डाल के रखना। यानी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ाया जाएगा तुम्हारा, पढ़ाया ये जाएगा कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस कहां पे पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन में। साथ में यह पढ़ाया जाएगा कि एंथर का प्रोडक्शन किससे होता है, एंथर का क्या क्या पार्ट होता है, स्टिग्मा का क्या क्या पार्ट होता है तुम्हारा, जाइनोशियम किसे कहते हैं, एंड्रोशियम किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएगा। यानी उसके पार्ट्स के बारे में बताएगा जो गैमेट के फॉर्मेशन को करेगा। फिर गैमेट का फॉर्मेशन जब हो जाएगा ना, ठीक है ना, जब मेच्योर गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये शुरुआत होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि देखो मैच्योरिटी जब तक नहीं होता है, जैसे में अगर देख सकते हैं ऐसे कि बोला जाता है ना कि जो मैरिज का जो लीगल एज बोला जाता है, ठीक है ना, वो मैरिज का लीगल एज कितना बोला जाता है, फीमेल में 21, ठीक है, 22, 23, और मेल में 23, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि 21 साल में क्या होता है कि फीमेल जो होता है मैच्योरिटी पीरियड में आ जाती है, उस शादी कर सकती है,
कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी शारीरिक परिवर्तन यानी शारीरिक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेल के केस में यही बोला जाता है कि आप 23 एज में क्या है कि लीगल हो गए, आप शादी कर सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो इसके पीछे बेसिक रीजन ये होता है कि अगर आप कम उम्र में शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस रहता है ना, वो सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय तक मैच्योरिटी नहीं प्राप्त होता है, और जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगा तब तक क्या कर सकते हैं आप, न्यू बॉर्न बेबी जो हेल्दी बेबी होगा उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए कि आप में शारीरिक दिक्कत है, ठीक है, यानी आपके पास क्या है कि सही से कुछ चीज करने की कैपेबिलिटी है ही नहीं है, तो आप कैसे किसी दूसरे को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं। ठीक है ना, तो बस एक तो बात यही था। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में कहां पे पढ़ना है? प्री फर्टिलाइजेशन में। और फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है किसके बारे में तुम्हारा, कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन, यानी बोले तो यहां पे पढ़ना पड़ेगा हम लोग को क्या, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है तुम्हारा? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, और जब पॉलिनेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है, तो हम लोग को पता है किसका फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट से क्या फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा? सीड, और सीड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा? प्लांट्स। तो एम्ब्रायो से सीड और सीड से प्लांट का जो फॉर्मेशन पीरियड है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है तुम्हारा? गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा? सीड या तुम्हारा प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या सीड से पहले बोल दे तुम्हारा क्या? एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो से लेके तुम्हारा प्लांट्स का फॉर्मेशन जो पढ़ना है ना, वो कहां पे पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन के बाद। और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, आशा करते हैं कि ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट में चलते हैं। हो गया? ठीक है, अब देखो, अब करना क्या है, कैसे काम करना है, कैसे पढ़ाई को करना है। ठीक है, अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, जनरली देखा जाए तो अगर हम एक चैप्टर को लेके चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक सप्ताह में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अराउंड हर वीडियोस जो आप तक पहुंचेगी, ठीक है ना, वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मेरा ये पर्पस है कि कोई भी इधर उधर की बात ना करके, अगर हम लोग एक सही तरीके से अपने विचारों पर खड़े होके, थॉट प्रोसेस पर खड़े होके एजुकेशन को अगर बिल्ड किया जाए, तो बहुत ही अच्छा तरीका से आपका भी विकास होगा, मेरा भी विकास होगा, आने वाले फ्यूचर का भी विकास होगा, और इस पूरे भारत का भी विकास होगा। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में होड़ लगा हुआ है, कौन किसके आगे जाएगा, लेकिन ये होड़ नहीं लगा हुआ है कि क्या भारत में फिर से एक नया ऑथर का जन्म होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे विचारधारा का जन्म होना जरूरी है जो इस भारत को एक सही दिशा में ले जाए। एक नया प्रेमचंद्र को जन्म होना जरूरी है। ठीक है, एक दिनकर को जन्म होना जरूरी है, महात्मा गांधी जैसे आदमी को जन्म होना जरूरी है, भगत सिंह जैसे आदमी को जन्म होना जरूरी है। और ये तभी संभव हो पाता है ना, जब हम लोग एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पर देखते हैं, एजुकेशन को बिजनेस बना के नहीं देखते हैं। ठीक है ना, एजुकेशन को इस तौर पे नहीं देखते हैं कि किसका ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है तो उसका फैन फॉलोइंग क्या है। ठीक है, तो इससे जज नहीं कर सकते। एजुकेशन को अगर एजुकेशन की तरह टीचर एक टीचर की तरह ही व्यवहार करें तो इससे क्या होगा, आगे कुछ सालों में भारत निकल सकता है। क्योंकि चाइना सब देशों में देखा जाए ना,
तो चाइना सब देशों में क्या होता है कि लर्निंग कैपेसिटी पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों को सीखने और सिखाने पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन भारत में क्या है, AIR रैंक पर डिसाइड किया जाता है। जितना भारत में AIR रैंक डिसाइड हो रहा है, क्या उससे ज़्यादा आज भारत में देख लीजिए ज़्यादा कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी पास में नहीं है। तो हम लोग अपने ग्रामीण स्तर पर कैसे एजुकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, उस पर हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसलिए आपसे पहले ही बोले हैं कि मेरे इन सेशन में, मेरे इस YouTube चैनल पर कोई भी बकवास, किसी तरीका का बकवास, किसी तरह का कुछ नहीं होगा, केवल हम लोग पढ़ाई पर बात करेंगे। समझ में ये बात? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। अब जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपने टॉपिक्स को, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो आपका जो हेडिंग है, ठीक है ना, NCERT का जो टॉपिक है वो 1.21, ठीक है, और इसका नाम क्या है तुम्हारा यहाँ पे, स्टेमन, ठीक है, माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है, एंड पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोंजियम, स्टेमन और पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो अगर आपको यह समझने की जरूरत है कि स्टेमन क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते कि माइक्रोस्पोंजियम क्या होता है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो इन सभी को बारीकी से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक। तो स्टेमन, माइक्रोस्पोंजियम और पॉलन ग्रेन को शुरू करने से पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने क्या, एंड्रोशियम से। किससे स्टार्ट करेंगे? एंड्रोशियम, ठीक है। अब इस एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक ना। यानी क्या बोला गया तुम्हारा कि एंड्रोशियम को कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये चीज समझ में आया। अब ये जो है ना एंड्रोशियम, ये बना होता है किससे? स्टेमन से बना होता है। किससे बना होता है? स्टेमन से, ठीक है। यानी देखा जाए तो ऐसे देख सकते हैं यहां पे कि स्टेमन जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है? एंड्रोशियम का। या एंड्रोशियम किसको कंसिस्ट करता है? तो स्टेमन को कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। तो एंड्रोशियम किसको कंसिस्ट कर रहा है? स्टेमन्स को। स्टेमन का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो दो पार्ट्स के मिलकर बना होता है। एक होता है क्या तुम्हारा? एंथर, और दूसरा होता है यहां पर क्या? फिलामेंट। क्या होता है तुम्हारा? फिलामेंट। यानी स्टेमन का जो फॉर्मेशन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो एंथर से, और साथ में किससे? तुम्हारा फिलामेंट से। तो एंड्रोशियम किसको कंसिस्ट करता है? स्टेमन्स को। स्टेमन किसको कंसिस्ट कर रहा है? तुम्हारा दो पार्ट्स को, एक एंथर और दूसरा क्या है तुम्हारे यहाँ पे? फिलामेंट्स है, ठीक है ना। अब ये जो फिलामेंट है ना, ये फॉर्मेशन करता है किसको? तुम्हारा पॉलन ग्रेन को फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और फिलामेंट जो है ना, ये क्या करता है कि एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये क्या है तुम्हारा? फिलामेंट है, और इससे जुड़ा हुआ तुम्हारा क्या है? एंथर है। तो ये वाला जो है तुम्हारा, ये क्या है? एंथर है, और ये जो है तुम्हारा बच्चा, ये क्या है तुम्हारा? फिलामेंट है। तो ये एंथर और ये क्या हो गया तुम्हारा? फिलामेंट्स हो गया, ठीक है ना। तो स्टेमन किसको रखता है? एंथर को, और फिलामेंट किसको रखता है तुम्हारा? यहाँ पे फिलामेंट सपोर्ट देता है। तो ये जो एंथर है ये किसका प्रोडक्शन कर रहा है तुम्हारा? तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। और ये एंथर को पकड़ने का काम कौन कर रहा है तुम्हारा? फिलामेंट कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा तुम्हारा। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले जो क्लियर कर लिए स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? ये मेल गैमेटोफाइट होता है। स्टेमन को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं, प्राइमरी पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एंड्रोशियम भी क्या होता है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और स्टेमन भी क्या है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। स्टेमन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंथर और तुम्हारा क्या? फिलामेंट। एंथर जो होता है वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, और फिलामेंट क्या करता है? एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट आपका ये क्लियर हो गया स्टेमन्स के बारे में, ठीक है ना। आया समझ में? ठीक है। तो आज
फर्स्ट वीडियोस था, तो इतना ही। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपकी किस पर, स्टेमिन से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, मज़े से पढ़िए, एटलीस्ट 1 टाइम पढ़ने से पहले किताबों को पढ़ लीजिए, पेजों को पढ़ लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, हमसे जुड़े रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।